चलिए, चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर। ये चैप्टर 7 से 12 नंबर का चैप्टर है। दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे आप लोगों को इस चैप्टर में। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा कितना इजी चैप्टर है। देखो, एक चीज आप लोग ध्यान में बैठा लो अपने, कि कंपनियों में 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं। एक होता है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ रिसेंटली, स्टैट्यूटरी ऑडिट। जो हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले। इसको सरल भाषा में मैंने क्या बोला था, एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय लॉ। फिर एक होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट मतलब सर कंपनी सेक्रेटरी, बिल्कुल, उसको कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस को ऑडिट करना, और वो ऑडिट करता है एज पर देयर इंस्टीट्यूट आईसी। ये ऑडिट करता है अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से, बोलो आईसी। और एक होता है कॉस्ट ऑडिट। जो सीएमए के हिसाब से काम करता है, उसका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आईसीडब्ल्यू है, बट इसको हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये होता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और ये होता है प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपको ध्यान, इसके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आईसी कॉस्ट वर्क एंड अकाउंट्स। हम लोगों को इस चैप्टर में तीनों पार्ट है, दोनों पार्ट है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोगों को नहीं है, ये हमारा पार्ट नहीं है। आ जाते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इनको सेक्शन वाइज बना दिया तो इजी भी याद, और इसके सेक्शन बहुत ही फेमस सेक्शन है। एग्जाम में 4-5 ही सेक्शन है, बट याद हो जाने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, 141 क्लॉज 1 किसकी बात करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। बस शांति से आधा घंटा सुनना, मैं क्या बोलूंगा, बस चुपचाप सुनना। बस बोलता है, अगर आपको किसी कंपनी का या किसी भी एंटिटी का ऑडिटर बनना है, तो हम लोग यहाँ पर कंपनी की बात कर रहे हैं, इसलिए कंपनी से सीमित रखते हैं अपने डिस्कशन को। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन की लिमिट, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। यानी अभी भी आप काम कर रहे हैं, आपको काम मिल रहा है, आप अभी भी सर्टिफिकेशंस बना रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मतलब समझो। सब प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मतलब मैं सीए तो हूं, और अभी भी मेरे पास सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा, शायद गूगल पे पढ़ते होंगे आप लोग, कैसे कई सीए होते हैं, जो सीए तो होते हैं बट कुछ समय के लिए टेम्पररी और परमानेंट बेसिस पर उन पे नफरा हो गया या सेबी हो गया, या कभी कभी कोई ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनसे सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस ले लेते हैं उसमें, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया। तो वो व्यक्ति सीए तो कहलाएगा, बट वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा, बिकॉज उसके पास में सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा उस समय के। तो जब भी आपको सीए इन प्रैक्टिस बोला जाएगा, तो आपको अज्यूम करना है कि आपके पास में सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस भी हो। आप लोगों को कौन देता है वो प्रैक्टिस, आईसीएआई। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए थोड़ी सी अकल लगा के, कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीए का जो डेफिनेशन है कि सीए कौन होता है, उसको डिफाइन किया गया है 21B ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। और सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस को भी एक्सप्लेन किया गया कि वो सर्टिफिकेशन क्या होता है, 6 क्लॉज 1 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सब लिखना है, आप लिखते हुए चलना है साथ साथ में, ठीक है। सीए, हु इज ए सीए, वो लिखा ना, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अकाउंटेंट हु इज गेटिंग अ सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। वो अगर सीए की तरह काम कर रहा है, उसके पास सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस है, तो बड़े एक लाइन की डेफिनेशन नहीं पूछता है। क्यों, उससे लगवा लो,
पहली फुर्सत में वो काम कर दो, है ना, क्योंकि जो लिखेगा यहाँ पर वो सब लिखना पड़ेगा, तो तुम क्यों लिख रहा है उसके नोट्स में? 2(1)(b) जो सीए को डिफाइन करता है, और 6(1) जो सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस को डिफाइन करता है। ये जो सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस है, इसमें कोई सीमा नहीं होती लिमिट की, आपने जिंदगी में परफॉर्म करना, करिए आप लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है एज की। जब तक परफॉर्म करना करो, जब तक सेंस से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑडिटर कैन बी एन इंडिविजुअल और ए फर्म। इंडिविजुअल मतलब आप अकेले काम कर रहे हैं, फर्म मतलब आप ऐसे पार्टनरशिप फर्म काम कर रहे हैं। उसकी एक शर्त याद रख लेना बस, मैं आपको इसके पहले भी पढ़ा चुका हूं, बट अभी भी पढ़ाते रहा हूं, कि अगर आप एक फर्म की तरह काम कर रहे हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना, पूरा सुन लो, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर शुड बी, बोलो, इन प्रैक्टिस इन इंडिया। कहाँ काम कर रहे होने चाहिए? इंडिया में। सर तो बाकी के लोग अगर सीए नहीं भी हैं, नहीं, अगर बाकी के लोग सीए भी हैं और अगर देश के बाहर है तो वो भी चलेगा, सीए नहीं भी है तो चलेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीए हैं जो लॉयर्स के साथ भी काम करते हैं मिलकर, तो एब्सोल्युटली फाइन। आगे ये लिखा है, जब अगर आप फर्म की तरह काम कर रहे हो तो आपको फर्म के नाम पर अपॉइंट किया जाएगा। मैं इसको ऑडिट में लेके नहीं जाऊंगा ना, वो अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट पार्टनर वहां नहीं लेके जा रहा, सरल पढ़ते हैं, सिंपल जो लिखा उसको। नेक्स्ट, हु शेल साइन इफ द फर्म अपॉइंटेड एज एन। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हो, बढ़िया लिखा, ओनली द पार्टनर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि फर्म में और नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं। ऐसे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो ही साइन करेंगे, किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ। एक्शन भी वही लेंगे, साइन भी वही करेंगे। ठीक है, अज्यूम करके चलो आप, है ना, कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही रहेंगे और वही एक्शन भी लेंगे, वो भी साइन करेंगे। अब दिक्कत ये है कि क्वालिफिकेशन बहुत छोटी है, सीए होना, सीओपी होना आपके पास में, और इंडिविजुअल भी चलोगे, फर्म भी चलेगा, डिस्क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी है। कि ऐसा क्या क्या होगा आपके साथ कि आपको या तो ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया जाएगा, और अगर आप ऑलरेडी अपॉइंटेड हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। डिस्कस करते हैं, और सेक्शन भी बहुत फेमस सेक्शन है 141(3), मैंने उस दिन भी कहा था, अभी भी कहा। सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि एक ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बहुत वाइडर है। कंपनी नहीं होना, सरल भाषा में समझ ले, फॉरेन कंपनी नहीं होना, समझ रहे हैं ना, कोई एंटिटी नहीं होना, एक्सेप्ट एलएलपी चले। क्योंकि आपने सुना होगा ना, जैसे आप लोग भी सीए बनेंगे, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा ना कि भैया आप क्या करना चाह रहे हो, यार मैं तो खुद प्रैक्टिस करूंगा या कोई फॉर्म खोलूं। कभी ये नहीं सुना था आपने कि मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा और एक कंपनी खोल लूंगा? आपने कभी ये नहीं सुना? तो फॉर्म अलाउड है, वो भी कौन सी फॉर्म अलाउड है? एलएलपी अलाउड है। पार्टनरशिप फॉर्म तो पहले से बनती है। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड एनएलपी। तो पार्टनरशिप फॉर्म तो पहले से बन रही है ना, अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अलावा कुछ बनाना है तो एलएलपी उसके एक्सेप्शन। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट को एलएलपी बनाओगे, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकती, ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में। बॉडी कॉर्पोरेट होती क्या है? जिसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, टू बी सीयूड पढ़ा होगा ना आपने सब। फिर दूसरा और जबरदस्त पॉइंट, अगर आप कंपनी के कौन है, ऑफिसर है, सीनियर एम्प्लॉय, या कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आप तो वैसे भी ऑडिटर नहीं बन सकते। और हम लोग कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ए पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। अगर कंपनी में आप क्या हो, दो चीजें, अगर कंपनी के आप कौन हो, ऑफिसर, या आप कंपनी के क्या हो, तो आप तो बिल्कुल भी ऑडिटर अपॉइंट हो ही नहीं सकते। एग्री? थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान देना, अगर आप कंपनी के ऑफिसर के दो चीजें हो, या तो उसके पार्टनर हो या उसका एम्प्लॉय है, वही लिखा है देखो,
या आप कंपनी के एम्प्लॉय के पार्टनर हो, बोलो ना, या उसके, बोलो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बराबर, एम्प्लॉय लिखा है, वही लिखा है, वही लिखा है, वही लिखा है। तो ये तो अगर आप ये हो, देखो ना, मैंने जब बनाया तो ट्री डायग्राम जैसे बन गया, तो वो क्या लग रहा है, रिलेटेड पार्टीज। बोलता ये नहीं होना, इसमें से कुछ नहीं होना, ना आप कंपनी के ऑफिसर होने चाहिए, ना आप कंपनी के, आराम से, ना आप कंपनी के ऑफिसर के पार्टनर होने चाहिए, ना कंपनी के ऑफिसर के, ना आप कंपनी के एम्प्लॉय होना चाहिए, आराम से, ना आप कंपनी के एम्प्लॉय के पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय बड़ा आदमी है ना, हो सकता है कहीं पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठा हो बाहर, या फिर आप ना किसी कंपनी के एम्प्लॉय के एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर कंपनी के एम्प्लॉय के एम्प्लॉय तो नौकर हो गए ना, अब तो नौकर हो गए फिर आप उस एम्प्लॉय के। तो आप कंपनी में कैसे काम करोगे फिर, किस तरीके से काम करना पड़ता है कंपनी में, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो आप तो नौकर हो। यहाँ पर आप कौन हो गए, पार्टनर हो गए, यहाँ पर कौन हो गए, आप नौकर हो गए। यहाँ पर किसके नौकर हो गए, ऑफिसर के, और यहाँ पर किसके नौकर हो गए, कंपनी के नौकर के नौकर। ये लिख लेना आप, ऐसा लिखना आप, तभी आपको समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। इसी को बोलते रिलेटेड पार्टी, सब आ जाएगा वो। तो मैंने पढ़ाया था ना आपको कि ये, हाँ हाँ, अच्छा पढ़ाया, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी हो जाता है, मैंने इसको शायद गलत लिख दिया, डबल एस है ना, सब्सिडरी और सिस्टर कंपनी, ऐसे सिस्टर कंपनी। सब्सिडरी की बहन कौन कौन होती है, उसकी सब्सिडरी हो सकती है, उसके एसोसिएट, उसके होल्डिंग एक एसोसिएट हो सकती है, उसकी बहनें जितनी भी है, ये सब लिख लीजिए आप, बना लीजिए। बढ़ो आगे, लिख लिए, समझ गया, कंफ्यूज मत होना, अच्छा दिया हुआ है। अब आ जाओ आप लोग नीचे, बी पॉइंट पर। बोलता है जो व्यक्ति अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर, या अगर वो ऑडिट फर्म है तो उसका कोई, या उसी व्यक्ति का कोई, अगर उसने कोई सिक्योरिटी होल्ड किया है, या उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लोन आदान प्रदान हुआ है, किस पर, अब वो आपको याद हो जाना चाहिए, कंपनीज है, होल्डिंग्स है, एसोसिएट है, सब्सिडरी है, सिस्टर कंपनीज है, ठीक है। तो मैंने आपको एक लाइन तो पहले लिखवा दिया था कि अगर ऑडिटर का या उसके पार्टनर का 1 रुपए भी है तो वो तो वैसे भी नहीं हो सकते, इवन अ 1 रुपीज मॉडल आउट, सो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। सुनना पूरी बात, पूरी बात सुनना। जिस दिन वो ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, अगर उस दिन पता चला कि उनका उस कंपनी में 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट है, किन की बात कर रहा हूं मैं, ऑडिटर जो अपॉइंट होने वाला है या उसका पार्टनर, उनको अपॉइंट ही नहीं कर रहा, करना ही नहीं है, और ना बाद में उनको कोई इंटरेस्ट देना है, क्योंकि अगर आप बाद में इंटरेस्ट दोगे तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। अपन खेलेंगे इसके साथ। अब हाउएवर बोल दिया, बोलता है मगर जो रिलेटिव है ना, वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अप टू 1 लाख तक होल्ड। तो सर अगर मेरा कोई रिलेटिव है किसी कंपनी में, मेरा कोई रिलेटिव मतलब मेरे किसी रिलेटिव का इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में 50,000 का, तो मैं अपॉइंट हो जाऊं ना, बोला हाँ हो सकते हो, लिखा तो है, मैं हो सकता ना अपॉइंट एज एन ऑडिटर, बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये रिलेटिव इंडिविजुअल नहीं है, क्या बोला था, जितने रिलेटिव से सबका मिला के भी अगर कितना हो गया 1 लाख से ज्यादा, तो आई विल बी डिस्क्वालिफाइड एज एन ऑडिटर। अलग चलेगी ना, अलग चलेगी, फेस वैल्यू, इसलिए तो मिला बोल रहा सबके मिला के। तूने 100, मान लो 10 रुपए का एक शेयर होगा, तूने फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर खरीद लिया ऐसे रिलेटिव, तो इंटू कर ले उसको, तू मार्केट में ज्यादा चल रही है 1 लाख के ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो एमआरएफ के तो फिर कभी भी नहीं खरीद पाएगा ना, उसमें तो कभी बन ही नहीं पाएगा फिर ऑडिटर, तो है ना, फेस वैल्यू हमेशा 10, 5, 1 रुपए इस तरीके से चलती है। अब यहाँ मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बात सुनेंगे आप लोग। अगर मैं जिस दिन ऑडिटर बन रहा था, उसी दिन मेरे रिलेटिव के वहां पैसे लगे हुए थे, ठीक है, तो बोलता साले तेरे को अपॉइंट करना ही नहीं है, मत ही करो। सुनना पूरी बात है, क्यों करना है अपॉइंट, मत करो इसका अपॉइंट। बट मैं ऑडिटर आज बनाऊ, और अगले महीने, अगले उसके बाद मेरे रिलेटिव ने पैसे लगाए 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, लॉ क्या बोल रहा था, बोलता अगर तुम्हारा रिलेटिव एक्वायर करता है सिक्योरिटी को, अब बोलता तुम पहले से ऑडिटर हो, तो तुम्हारी तो गलती इसमें नहीं है,
अब तुम्हारे रिलेटिव ने कितनी की सिक्योरिटी खरीद ली उसी कंपनी में या उसी ग्रुप ऑफ कंपनी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको अभी भी ऑडिटर रखा जाएगा, बट तुम्हें काम करना, उसको बोलना कि उस लिमिट को 1 लाख से कम कर दो, उसके लिए हम तुमको कितने दिन देंगे, बोल क्या है, टू टेक करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट शैल बी टेकन बाय द ऑडिटर विद इन 60 days. ऑफ सच एक्विजिशन, और जिस दिन आपके रिलेटिव ने वहां इन्वेस्टमेंट किया कितने लाख का, 1 लाख से ज्यादा का, तो ऑडिटर को तुरंत एक्शन लेना होगा, उसके लिमिट को 1 साल से 1 लाख से कम लाना होगा, तो वो ऑडिटर कंटिन्यू रहेगा, और अगर वो कंटिन्यू रही 60 दिन बाद भी क्या 1 लाख से ज्यादा भी डिस्क्वालीफाइड एज नॉट। और जब मैं वहां रिलेटिव बोल रहा हूँ तो रिलेटिव इंक्लूड्स रिलेटिव्स सिंगुलर प्लूरल, Yes. वहां पूरे हैं, पूरे कि नहीं, और कहां पर है, एक कंपनी में ग्रुप ऑफ कंपनी, इधर उधर भी चलेगा। समझा गया क्या बोला मैंने आपको, बोलता जिस दिन तू ऑडिटर बन रहा है अगर उसी दिन या उसके पहले से रिलेटिव का पैसा लगा है तो गधे तेरे को तो पता होना चाहिए, तो तेरे को तो हम वैसे ही नहीं लेंगे कंपनी में। अगर तू ऑलरेडी ऑडिटर बन चुका है, मैं रिलेटिव को रोक तो नहीं सकता ना किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से, तो बोलता रोकने कौन मना कर रहा है, बट उसके लिमिट को 1 लाख के अंदर ला दो। सुनना पूरी बात बहुत, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग मतलब ये जब हमने एम्प्लॉय भी पढ़ा था ना, नीचे आएगा क्या वो, शायद मैं नीचे पढ़ा हूँ, आने का है आगे। आपने ग्रुप ऑफ कंपनी से कितना कर्जा लेके बैठे हो, 5 लाख से ज्यादा। ग्रुप ऑफ कंपनी समझ रहे ना, मैं जब ग्रुप ऑफ कंपनीज बोल रहा हूँ तो अगर 5 लाख तक का कर्जा है तो मैं रहूंगा ऑडिटर, बोल तो रहेगा। अगर कर्जा कितना है तो आप तो वहां ऐसे हो जाओगे कंपनी के सामने, ऐसे हो जाओगे ना, भैया मैं तो आपसे कर्जा कर्जा लेके बैठा ना, इंडेप्टेड, तो मतलब उनसे पैसा लेकर बैठा है, तो उनके हिसाब से काम करेगा। तो अगर अमाउंट कितना है 5 लाख से ज्यादा का है तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड एज ए कैंडिडेट। और ऑलरेडी सुना लिमिट पहले लेके बैठा कंपनी में, बाद में अपॉइंट हो रहा है, फिर तो तुमको और नहीं अपॉइंट। अब इधर सुनो पूरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये करेक्शन बहुत जरूरी है। ये जो पूरा पॉइंट था ये सिर्फ रिलेटिव के लिए था, इसमें तीनों आएंगे, कौन, हिमसेल्फ भी आएगा, उसका पार्टनर भी आएगा और उसका रिलेटिव है, और लिख लो आप, वो तीनों के लिए। सही है। दूसरी बात, आप ऑलरेडी जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने वाले हैं उस कंपनी, ध्यान देना, उस कंपनी के लिए आपने किसी और के बिहाफ में गारंटी देके रखी। आपने किसी और के बिहाफ में किसको, कंपनी को क्या देके रखी है, तुम तो खाली गारंटर गारंटर खेल रहे हो, तो तुमको क्यों बनाएंगे ऑडिटर। मतलब ये ऑडिटर ऑडिटर या हिमसेल्फ या उसका रिलेटिव कौन है वहां पर, गारंटर की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। वो थर्ड पर्सन कौन है, और प्रिंसिपल डेटर बनेगी नहीं बने बनो, और कंपनी कौन हो गई वहां पर, क्रेडिटर की तरह काम। तो आपको ऑडिटर बनाया, अगर अमाउंट कितना है देख, 1 लाख से 1 लाख से कम चलेगा ना, चलेगा। तो ये इस पे आते बहुत क्वेश्चन, 2-2 नंबर के आते हैं, देख लो आप कितना लिखना है, लिमिट याद रखनी है। बताइए वो 60 दिन वाला क्या था, जिस दिन उसने पैसे लगाया एक्विजिशन किया उसके अगले 60 दिन में करेक्टिव एक्शन ले लेना, तो रिलेटिव को निकाल देंगे, ऑडिटर को निकाल देंगे कि लिमिट पे लाना है 1 लाख तक के 1 लाख से कम, 1 लाख तक होगा ना, अब तो लिखा है ना, अब तो लिखा ना। नेक्स्ट ई पॉइंट, ई क्लॉज 141(3) का ई क्लॉज, ध्यान देना, a person or an audit firm who whether directly or indirectly has a business relationship with group of companies या फिर उसकी associate companies of holding company, sister company कहलाती है। सर तो मेरा बिजनेस रिलेशनशिप नहीं चलेगा क्या, अरे भाई अगर तेरा बिजनेस रिलेशनशिप है तो फिर तो तेरा उससे कंसिडरेशन हो गया ना, लेन देन हो गया, तो फिर तो ईमानदार कैसे होगा, फिर तो वहां तेरी इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना, फिर तो कैसे काम करेगा। तो बोलता सर कुछ एक्सेप्शन होंगे, नीचे लिखे एक्सेप्शन, बिजनेस रिलेशनशिप विल नॉट इंक्लूड
कमर्शियल ट्रांजेक्शंस विच आर इन द नेचर ऑफ बोलता है मैं एज एन ऑडिटर अगर उनको ऑडिट की सर्विस दे रहा हूँ तो ये बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ी ना, वो तो मेरा काम है ना। बोले तुम ऑडिटर नहीं बनोगे, बोले क्यों? क्योंकि तुम उनको सर्विसेज दे रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो। अरे तो पैसे तो लूंगा ना मैं। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला काम कर रहे हो ना, जिसके लिए आपने अपने पढ़ाई क्यों की ऑडिटर बनने के लिए, तो बोलता कंपनी से वो करूँ कि नहीं करूँ? अरे वो कर, वो एक्सेप्शन है, उसके अलावा कुछ मत कर। पता चला तो एक ऑडिटर है और तेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इस कंपनी में क्या करके रखा है? इन्वेस्टमेंट। वो सब नहीं चलेगा भाई, वो सब नहीं चलेगा। समझ रहे ना? तेरे बच्चों के नाम पर एक कंपनी खोला तूने, इस कंपनी को तू रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डायरेक्टली और नहीं चलेगा, चलेगा ही। दूसरा, मैंने पढ़ाया था आपको नेस्ले वाला एग्जांपल कि मैं ऑडिटर, पहले मैं ऑडिटर भी हूं। अब जिस कंपनी का ऑडिटर उसके प्रोडक्ट को भी यूज कर रहा हूं और मार्केट से खरीद रहा हूं ना, कौन से प्राइस पर? आर्म्स लेंथ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस लिखो, मार्केट प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आम आदमी खरीदता है ना, उस पर ही मैं खरीदूंगा। बोले एप्पल को ऑडिट कर रहे हैं, और बोले आपके पास एप्पल का फोन है, अरे लॉजिकल, मैंने बाहर से मार्केट से खरीदा है, ऐसे नॉर्मल कंज्यूमर जैसा होता है, मुझे कंपनी ने गिफ्ट नहीं किया है। तो वो एक डिफरेंट है, अगर कंपनी कुछ गिफ्ट कर रही है तो दिक्कत है, मैंने खुद खरीदा है आर्म्स लेंथ प्राइस पर नॉर्मल कंज्यूमर की तरह। सही है ना? तो ये दो चीजों में क्या नहीं होगा बताओ? इसको बिजनेस रिलेशनशिप कंसिडर। अ पर्सन हुज रिलेटिव, यानी वो जो व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है उसका कोई रिश्तेदार उस कंपनी में जहां वो अपॉइंट हो रहा है, कौन है? डायरेक्टर की पद पर है या फिर एएमपी है? कि एमपी में हम लोग लिख देते हैं साले को एमडी है, या मैनेजर है, लिख लो, या सीईओ है, या सीएफओ है, या कंपनी सेक्रेटरी है, ऐसे कोई पद पर है। एमडी है, मैनेजर है, सीईओ है, सीएफओ है, या कंपनी सेक्रेटरी, और एनी अदर ऑफिसर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, की मैनेजेरियल पर्सन। सही है? आगे बोलो। अ पर्सन हु इज इन, तुम उन्हीं के नौकर हो तो तुम लोग कैसे सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे? तुम तो ऑलरेडी उनके यहाँ काम कर रहे हो। सर मगर मैं एज ए सीए की तरह काम नहीं कर रहा था। अरे तो फिर तो और बेकार आदमी है। मतलब तू तो सीए होके बाद अलावा कुछ और ही काम कर रहा है, मतलब तेरी क्वालिफिकेशन तो वैसे भी यूजलेस हो गई, तो आप बन ही नहीं सकते हैं। अब ध्यान देना, ये थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा। एक व्यक्ति या एक फर्म का मैक्सिमम कितनी कंपनी में ऑडिट कर सकता है? तो वहां लिखा है 20 कंपनियों से ज्यादा ऑडिट नहीं करेंगे। अब सुन लेना पूरी बात। एक ऑडिट फर्म है, उसके 3 पार्टनर है, तो ये 20 की लिमिट इंडिविजुअल है। मतलब फॉर एग्जांपल ये टोटल मिला के 60 ऑडिट कर सकती है ना? ये 20 करेगा, ये 20 करेगा, ये 20 करेगा। सही है? तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बेटा, इसने किया है 15, इसने किया है 13, इसने किया है 11, तो इंडिविजुअल सबके कितने कितने बचे? एक्स के 5 बचे, और इसके अगर ऐसे फर्म कितने बचे ना? पक्का 21। और सर अगर मैं मेरे पूरे 20 कंपनियों में मैं ऑडिटर हूं तो 21वीं कंपनी नहीं कर सकता मैं? अगर उस वक्त किसी कंपनी का टर्म खत्म होना होगा तो कर ले। समझता है टर्म 5 साल के लिए अपॉइंट होता है ना? मान लो उस साल 20 ऑडिट हो गए, मेरे 20 कंपनी ऑडिट में आ गई, उसी से एक पुरानी कंपनी का टर्म खत्म हो रहा तो 19 हो जाएंगी, वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 3 कंपनियों को 20 के लिमिट में नहीं लिया गया है। इन कंपनियों में जितनी कंपनी ऐड करनी कर लो, 100 ओबीसी में कर लो ऑडिट, आगे कोई दिक्कत नहीं। लिखा है ना वहां पर, ये कंपनी एक्सक्लूडेड है। पहला वो 20 में ओपीसी नहीं आएगा, दूसरा स्मॉल 440 नहीं आएगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? 440 समझा ना क्या बोला? और तीसरा क्या लिखा है? वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? ये 3 कंपनियां 20 वाली लिमिट में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एच वाला पॉइंट हरामी पॉइंट है। क्या बोल रहा है? अगर कोई व्यक्ति इनको कोर्ट ने सजा सुनाई, कन्विक्शन, किस फ्रॉड को लेकर, किस ऑफेंस को लेकर? फ्रॉड को लेकर। सर मतलब रेप मर्डर नहीं है, नहीं वो नहीं है, उसकी बात ही नहीं हो रही। उसने फ्रॉड किया, जिस दिन कोर्ट ने सजा सुनाई है, सजा खत्म हुई नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन वो कन्विक्ट हुआ तब से क्या काउंट करेंगे?
तो अगर उस दिन से अभी तक 10 साल खत्म तो आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए तो नहीं, अबे हो गए तो हो जाएगा अपॉइंट कर दो। वहां लिखा है ना, अरे वो लिखा है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कन्विक्शन जब सजा सुनाई गई थी तब से अभी तक 10 साल कंप्लीट, सजा की बात नहीं कर रहा है वो, उस कन्विक्शन से लेके 10 साल, हो सकता है उसको 3 साल की सजा होगी। अब 7 साल घर में बैठा है वो, तो बोलता घर में बैठ, क्योंकि कन्विक्शन से लेके 10 साल तक आपको अपॉइंट किया। मैंने बोला अगर उसके 10 साल खत्म हो गए तब अपॉइंट कर सकते हैं उसको। ऐसा है, ठीक है ना, हैज नॉट elapsed from the date of such। 10 साल पर 14 साल की सजा किसमें होगी? मैं तो फिर तो लॉजिक ही नहीं आया ना इस पे। मैं तो फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। फ्रॉड की मैक्सिमम सजा 10 साल होती है ना। वो तो अलग हो गया, वो आदमी का तो फिर हो सकता है रेपो ही खराब हो गया ना, वो तो फिर सब कुछ चलेगा उसके पास से। अपन तो यहाँ एक मौका दे रहे हैं इसको दोबारा प्रैक्टिस करने का, मगर वो 10 साल कब से काउंट हो रहे हैं? सजा खत्म होने से कि सजा साबित होने से? साबित साबित साबित, साबित। सर कुछ आपने एक्सवाइजेड वाला एग्जांपल दिए, वो लोग मिलके एक ऑडिट कर इंडिविजुअल दो लोग मिलकर ऑडिट मतलब करेंगे कैसे? टीम हाँ एब्सोल्युटली फाइन, कोई इश्यूज नहीं है, मगर एंगेजमेंट पार्टनर तो एक ही होता है। हाँ एंगेजमेंट पार्टनर तो एक ही होता है। तीनों मिलके तीनों एंगेजमेंट पार्टनर नहीं कहलाएंगे। जैसे जैसे ये 4 लोग हैं, ये आप चाहिए आपकी लीडरशिप में ऑडिट होगा, तो इनके अंडर वो कंपनी आ जाएंगी कि इनका पोर्टफोलियो बन जाएगा कि गुंजन के अंदर वो कंपनी। नहीं ऐसा नहीं होता, जो ऑडिट इनके नाम पर है तो एंगेजमेंट पार्टनर भी यही कहलाएंगे, सुपरवाइजर्स होंगे उनके साथ। दूसरी बात, एक लॉजिक समझो, जो ऑडिट के पार्टनर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऑडिट में नहीं आते, वो अपना अपना ऑडिट करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं, क्योंकि वो तीनों चारों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्म, एक दूसरे के नौकर नहीं है वो। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है, आई पॉइंट है, अ पर्सन हु हैज रेंडर्ड प्रोहिबिटेड सर्विसेज स्पेसिफाइड इन, अगर वो सर्विसेज उसने कंपनी को दिया, उसकी होल्डिंग को दिया है, उसकी सब्सिडरी को दिया, तो उस व्यक्ति को तुरंत क्या कर दिया जाएगा? अब वो सर्विसेज क्या है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं दिखा देता हूँ वो सर्विसेज क्या है, कैसा क्या है सर, इसको करने पर तुरंत भगा दिया जा रहा है। ये 144 कि ये सब नहीं करना आप, अगर ये सर्विसेज दे रहे हो तो आप हमारे ऑडिटर मत रहो ना। आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये सब कर रहे हो तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट, और अगर ऑलरेडी अपॉइंटेड हो तो क्या कर दिया जाएगा? आप पढ़ोगे तो शायद आपको समझे, बट क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्ड भी हैं, तो अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये सब पढ़ाना पड़ेगा डिटेल में मेरे को, एक्चुअरियल सर्विसेज एंड ऑल। अब आइए बेटा आप लोग एक बार पूरा जितना डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट है ना उसको बिठा लो दिमाग में फटाफट। बताइए कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? पहला क्लॉज ये बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, एक्सेप्ट कौन नहीं बनेगा ऑडिटर? ऑफिसर। आराम से पढ़ना क्योंकि समय लेके पढ़ना है। उसी ऑफिसर एम्प्लॉय का, यहां से पढ़ेगा, यहां से पढ़ेगा, उसी ऑफिसर एम्प्लॉय का, पहले ऑफिसर का ना पार्टनर होगा, आप इन दोनों पद में नहीं रहेंगे, ना आप उनके एम्प्लॉय के पार्टनर होंगे ना एम्प्लॉय के एम्प्लॉय, बिल्कुल नहीं होना सर। सर अगर मैं उसके, सुन ना, अगर मैंने उस दिन पढ़ा था, अगर मैं उसके उस एम्प्लॉय का कोई लेना देना, जो एम्प्लॉय प्यून लोअर लेवल, वो सब चलेगा भाई, यहाँ हायर लेवल के एम्प्लॉयज की बात हो रही है। उसका प्यून है, उसकी एक पार्टनरशिप फर्म चालू है बाहर, उसका पार्टनर है, क्या लॉजिक है? उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, वो क्या इन्फ्लुएंस कर देगा कंपनी को? फिर इसमें एक्सेप्शन में आ जाओ, आप खुद या आपका कोई पार्टनर या आपका रिलेटिव, तो आपने और आपके पार्टनर ने तो 1 रुपए भी होल्ड नहीं कर रहे, पर आपके रिलेटिव को लेके एक्सेप्शन है, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितना पैसा होल्ड कर सकता है? 1 लाख। वो कर तो कुछ भी सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो आपके लिए दिक्कत होगी, मगर अगर उसने या आपके पूरे रिलेटिव्स ने मिला के कितना पैसा होल्ड कर लिया से, अलाउड है ना, अलाउड इतना है, इसके ऊपर गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
बट अगर ऑलरेडी रिलेटिव्स 1 लाख से ऊपर के होल्ड में थे तो इसको अपॉइंट ही नहीं करेंगे। बट अगर ये पहले से क्या है, अपॉइंटेड रिलेटिव ने सिक्योरिटी कब होल्ड किया, बाद में, तो मेरी तो गलती है नहीं। तो जिस दिन वो पैसा लगाएंगे उसके अगले 7 दिन में उनको लिमिट के अंदर ले गया और नहीं लाए तो डिस्क्वालीफाई। अगर कंपनी से कितना कर्जा लेके बैठे हो तुम, 5 लाख से ज्यादा, मतलब 5 लाख तक ले सकते हैं ना। अगर तुमने किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ में कंपनी को क्या दी है, गारंटी, कितने अमाउंट की, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड। अगर 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 आपका कंपनी से बोलो 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 ग्रुप ऑफ कंपनी से डायरेक्टली और इंटरेक्टली कौन सा रिलेशनशिप है, अलाउड ही नहीं है आपको ऑडिटर बनना। दो चीजें छोड़ोगे। अगर आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में उनको सर्विसेज दे रहे हैं तो वो बिजनेस रिलेशनशिप का हिस्सा माना, मैं तो दूंगा ही नहीं सर एज ऑडिटर। और दूसरा, मैं उस ग्रुप ऑफ कंपनी का कंज्यूमर भी हूँ, कौन से प्राइस पर सामान खरीदा है, हाँ मैं जैसे एक आम आदमी खरीदता, मुझे कोई फेवर नहीं मिला, बस फेवर नहीं मिला है। सर अगर गाड़ी वाली कंपनी को ऑडिट कर रहे हो और उसने गाड़ी गिफ्ट की, फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। मैंने गाड़ी खुद खरीदा, वो दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम क्या है, मैंने पूरा पैसा देके खरीदा जैसे नॉर्मल लोग खरीदते हैं। किसका रिलेटिव नहीं होना भाई, ना फुल एम्प्लॉयमेंट में होना, एक व्यक्ति इंडिविजुअल या पार्टनर की तरह मैक्सिमम कितनी कंपनियां ऑडिट करेगा, 20 कंपनियों को, उसमें कौन सी कंपनी में वो लिमिट नहीं आएगी। एक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, अगर आपके कन्विक्शन को अभी तक 10 साल खत्म नहीं हुए तो आपको अपॉइंट किया नहीं जाएगा, अब उसको उस वक्त तक तो डिस्क्वालीफाइड हो गया, सही है ना। और लास्ट क्या लिखा है, 144 में जो सर्विसेज लिखी है, अगर आप वो सब कंपनी को पहले से दे रहे हैं या ऑडिटर होते होते भी दे रहे हो, अगर पहले से दे रहे हो तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं करेंगे, और अगर ऑडिटर होते होते दे रहे हो तो क्या कर देंगे, और वो बाद में पढ़ेंगे, अभी उस पर नहीं जाना। अब मेरा एक सवाल है बेटा, ऑडिटर नॉर्मली कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, तो ये सब तो आप 5 साल के पहले निकाल दोगे उसको। तो अगर किसी व्यक्ति को 5 साल के पहले डिस्क्वालीफाई कर दोगे तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो जब किसी को अनसर्टेन टाइम पीरियड में निकाल दिया जाता है तो जो जगह खाली होती है उस जगह को बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। मौत पर हो जाती है, इंसॉल्वेंसी पर हो जाती है, तो वो जगह कैसे भरेंगे अपन, तो उसका भी एक तरीका है। तो हम नीचे धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे। तो ये जो जगह हुई है, इस जगह को क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी। किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना उसके बिहाफ में। अभी बताओ यहां तक जो पढ़ा है घुसा क्या दिमाग में जा रहा है। आज 2 टॉपिक और पढ़ूंगा, छोटे छोटे से रिलीव करता हूँ। 139 एक और फेमस सेक्शन जो बात करता है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। बहुत ही इजी सेक्शन है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले बात होगी बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर की। सब मतलब फर्स्ट ऑडिटर मतलब जब कंपनी बनाई जा रही है, इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है, बात तो वही हो रही है। देखो पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जो बात करता है 139(7) की, उसके तरीके से अपॉइंट होगा। फिर बात होगी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब अदर देन गवर्नमेंट में कौन आ जाएगा, पब्लिक, प्राइवेट, जितने भी ग्रुप ऑफ कंपनी है, सब जितनी भी। अब सुनना पूरी बात, ध्यान से सुनना, ये इसी पे आते हैं क्वेश्चन। ऐसा चार्ट भी बना के होगा ना, पूरे 2-3 नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहले ये पढ़ते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है ना, तो जिस दिन कंपनी का क्या होगा बोलो, मतलब इनकॉर्पोरेशन, क्या मिलता है इनको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, CIN 21 डिजिट। उसके अगले कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड करेगा ना भाई, अभी कंपनी बनी है ना जस्ट, बोर्ड ऑफ। अगर बोर्ड ने 30 दिन में अपॉइंट नहीं किया तो अगले 90 दिन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड कर कौन अपॉइंट कर देंगे, मेंबर्स। और ये टोटल 120 दिन है, क्लियरली बोल रहा हूं। ये 30 है और ये उसके बाद के 90 है। सही है, इजी है, समझा। कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होगी उसके अगले 30 दिन में आपको अपना पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है। अगर बीओडी ने वो 30 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट, अगले 90 दिन में मेंबर्स EGM हेल्ड करके ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। EGM का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने, मीटिंग, साल के बीच में अचानक से होती है। वेरी गुड। अब आ जाओ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जिस दिन बनेगी उसके 60 दिन में उसको ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अभी सरकार का CAG कौन है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट आप जरूर पढ़, सरकारी ऑडिटर बोलते हैं। जैसे सरकारी वकील होता है ना, जो सरकार के बिहाफ में केस लड़ता है, वैसे सरकारी ऑडिटर होता है जो सरकारी कंपनियों का
ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट को किसके पास सबमिट करता है? पार्लियामेंट के सामने रखता है, लोकसभा राज्यसभा में जाता है। बेटा कितने दिन में अपॉइंट करना है? 60 days. अगर 60 दिन में आपने अपॉइंट नहीं किया तो फिर कौन अपॉइंट करेगा उस कंपनी का? अगर बीओडी ने भी 30 दिन में अपॉइंट अगर उसके मेंबर्स, तो यहाँ देगा 60-30-60। 60 दिन में कौन अपॉइंट करने वाला था? सीएजी। 60 दिन खत्म होने के बाद अगले 30 दिन में कौन अपॉइंट करने वाला था? अगर 30 दिन में खत्म होगा तो फिर उसके अगले 60 दिन में मेंबर्स करेंगे। सही है? अरे बोलो सर, ये बीओडी कहाँ अपॉइंट करते हैं? बोर्ड मीटिंग में। सही है ना? आप सोचो, आप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इससे, ऐसे ही क्वेश्चन है। सीएजी अपॉइंट करेगा, 60 दिन में नहीं किया तो अगले 30 दिन में बीओडी, उसने अगले 30 दिन में नहीं किया तो अगले 60 दिन में मेंबर्स। तो टोटल दिन निकालो ना कितने हैं। 60. और यहाँ पर और जो पहला ऑडिटर आप अपॉइंट करेंगे वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? तो अगर लॉजिकली समझे इसको, ये देख बेटा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा रहा हूं, उसके अगले 30 दिन में आप किसको अपॉइंट करोगे? फर्स्ट ऑडिटर। ये ऑफिस कब होल्ड करेगा? टिल सर मतलब यहां इसको हटा देंगे बिल्कुल, फिर यहां एक कौन आएगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या होता है बेटा सब्सिक्वेंट? इसके बाद वाला। फिर ये ऑफिस होल्ड करेगा टिल 6th AGM। 5 साल, खत्म हो गई बात। तो ये जो पहला वाला बंदा है ना, ये सिर्फ एजीएम तक ही रहेगा, पहले एजीएम तक, उसके आगे नहीं आएगा। नहीं, रूल है ना। फिर 5 साल बनेगा। उसने कंपनी चालू करने के बाद कंपनी की हेल्प की है, उससे आप क्या उम्मीद कर लोगे? इंडिपेंडेंस की, ये कंपनी की एम्प्लॉय की तरह ही तो काम कर रहा होगा, लॉजिक है ना उस पर। और उस वक्त कंपनी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बने नहीं होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या ही बात करेंगे ना। ये आप जरूर लिख लेना। ये तो कौन सी कंपनी का बोला मैंने? नॉन गवर्नमेंट। सही है ना? और गवर्नमेंट में कितना था रजिस्ट्रेशन से पहले? सीएजी नहीं, अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं अगर इन्होंने अपॉइंट कर दिए तो इनका बंदा भी क्या रहेगा फिर? तो ये कब तक रहेगा? टिल 1st AGM। सही है ना? फिर वहां एक और अपॉइंट होगा कब तक? टिल 6th AGM। तो एक चीज क्लियर हो गई कि एक ऑडिटर मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट। ये जरूर आप लिख लें, आपको हेल्प हो। टिल 1st AGM। फिर कौन अपॉइंट होगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। टिल 6th AGM। और अपने को ये भी पढ़ना है कि पहली एजीएम होती कब है। पहली एजीएम होती है कंपनी, मत मैं बोलता हूँ, मैं बेटर रहेगा कि नहीं बोलूंगा। पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर कर लेना, हमने डिस्कस किया है, मतलब दिसंबर तक। और उसके बाद दूसरी एजीएम कब हो सकती है? मैक्सिमम सेकंड फाइनेंशियल ईयर या थर्ड, फोर्थ, जो भी सब्सिक्वेंट 6 महीने के तक। तो 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद। यहां तक समझा क्या? अब देखो बोला ये सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होगा? दूसरा वाला ऑडिटर है ना, 139(1) में देखो क्या लिखा है, देखो बोला समझ रहा है क्या? कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? 6 तक। अरे बोलो ना यार। और कंपनी को ये बात आरओसी को बतानी पड़ेगी उसके अपॉइंटमेंट के कितने दिन के अंदर? 15 दिन में। कौन से फॉर्म को भर के? ऑडिटर फॉर्म नंबर 1, जो एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड करें। अरे बोलो यार। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी कितने दिन में बताएगा ये बात? नहीं, सीएजी शेल अपॉइंट a duly qualified auditor within 180 days. from the commencement of financial year who shall hold office till the conclusion of। तो इनके लिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब यहाँ पर हर साल एक ऑडिटर अपॉइंट होने वाला। अरे यही मतलब है उसका। ये तो क्या लिखा है? सीएजी हर साल एक क्वालिफाइड ऑडिटर अपॉइंट करेगा। कब अपॉइंट करेगा? फाइनेंशियल खत्म होने के 100। और वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ।
मतलब हर साल एक नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, पुराने वाले को हटाया जाएगा, सरकारी काम। वहां 6 नहीं लिखा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये 180 दिन क्यों दिए आप मुझे बताएंगे तो मजा आ जाएगा। अब भी पढ़ाया थोड़ी देर पे, अब भी पढ़ाया। अपॉइंटमेंट्स कहाँ होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। अब भी बताया, पहली छोड़ के दूसरी तीसरी चौथी कब होने वाली है? फाइनेंशियल खत्म होने के 6 महीने। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं कहाँ हो रहे होंगे? सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। लिख लेना आप लोग, ये अपॉइंटमेंट्स होंगे सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। और ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए पास करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहां तक समझा गया बेटा? अरे बोलो यार। ये एक और चिल्लर चीज कि कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कौन? मतलब वो तो अपन ने पढ़ ली कितने दिन में क्या होने वाला है, बट ऐसे थोड़ी ना भाई अरे अरे का नाम आ जाएगा और अपॉइंट कर देंगे। रिश्तेदार तो होना नहीं चाहिए। तो रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 बात करता है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके हैं, बोलता किसी भी कंपनी में, देखा ना, इनकेस ऑफ कंपनी मतलब किसी भी कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है, 177 सेक्शन होता है, उसको ऑडिट कमेटी होती है कि लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी होना। याद रखो, अगर कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से ऊपर है या कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो वहां कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी में। तो अगर कोई कंपनी एलिजिबल है क्या बनाने के लिए? मतलब वहां तुम्हारे अपॉइंटमेंट तुम नहीं करोगे, कमेटी करेगी। वो अलग बात है कि कमेटी में तुम्हारे ही लोग बैठे हैं, बट वो सीए है सब। वो कमेटी रिकमेंड करेगी नाम किसका, या फिर किसको रिकमेंड करेगी, बोर्ड क्या करेगा उस पर? सोचेगा। सोचेगा अपॉइंट करे या। अगर बोर्ड एग्री कर गया किसके रिकमेंडेशन से? ऑडिट कमेटी की। अरे बोलो ना। तो इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ए फॉर्म ऑडिटर टू द मेंबर्स ऑफ। पूरा प्रोसेस याद कर लो। अगर वो कंपनी एलिजिबल है किसको अपॉइंट करने के लिए? ऑडिट कमेटी है। तो वहां ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी अपॉइंट करती है पहले नाम के, रिकमेंड करती है किसको करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है हम एग्री कर गए, तुम्हारे नाम में दम तो है भाई साहब। तो वो उस रिकमेंडेशन को किसके सामने रखेंगे? कहां पर? और मेंबर्स क्या करेंगे, क्या पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सही है ना? अभी सुनो पूरी बात, उसी के नीचे रहेंगे। ये तो वो सिचुएशन हुई जब बोर्ड एग्री कर गया। और बोर्ड अगर डिसएग्री कर गया तो भाई नहीं मानना मेरे को तुम्हारी बात, मेरे को नहीं पसंद आ रहे तुम्हारे एक भी रिकमेंडेशन, मेरे को नहीं जम रहे ऑडिटर, बड़े नए हैं, बड़े फ्रेश, एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। तो वो रिकमेंडेशन वापस करेगा किसको? ऑडिट कमेटी को। कि आप रिकंसिडर करो कि आपने जो मुझे नाम सुझाव दिए, सुझाव मतलब साइटिंग है ना, आपने जो मुझे नाम दिए उससे मैं सहमत। पर जब आप सहमत नहीं होगे ना कि आपको वो नाम पसंद क्यों नहीं है, तो आपको उसके क्या देने पड़ेंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुझे नाम पसंद नहीं है, बोले मुझे उसका नाम पसंद नहीं। हाँ, यू नीड टू गिव रीजन एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों आपको ऑडिट कमेटी की वो रिकमेंडेशन पसंद नहीं है। क्या उसने पास में गलत काम किए हैं, क्या वो फॉर्म बहुत नई है, क्या फॉर्म कच्ची है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ कांड करके बैठे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, देयर आर मेनी रीजंस। तो आपको अपने रीजन साइट करने पड़ेंगे, ऑडिट कमेटी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं इन नामों से सहमत नहीं हूं। आगे क्या लिखा है? अब ध्यान, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। ऑडिट कमेटी क्या बोलती है? मैं भी तेरे रिकंसिडरेशन से सहमत नहीं हूं, मेरे को तो वही नाम जम रहे हैं। अब यहां तो होगी दिक्कत। अब यहां पर ऑडिट कमेटी क्या बोलती है? मुझे तेरे रिकंसिडरेशन नहीं चाहिए, मैं तेरे रिकमेंडेशन से सहमत नहीं हूं। और बीओडी भी क्या बोल चुका है? मैं को भी तुम्हारी रिकमेंडेशन। तो अगर लॉ कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
तो लॉ बोलता है अगर ये भी इसकी बात नहीं मान रहा है और ये इसकी बात नहीं मान रहा है, तो जब दो लोग एक ही डिस पर क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, एक को तो चुनना पड़ेगा ना, तो बीओडी की बात मानी जाएगी फिर, क्योंकि उसको ऑडिट कमेटी से सुपीरियर माना जाएगा। मगर 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 रीजन क्या, रीजन जस्टिफाइड करने पड़ेंगे क्यों और काय। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, अगर बीओडी ने अपने डिसएग्रीमेंट क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए, और वो रीजन किसको भेज दिया बताइए, किसको भेज दिया, ऑडिट कमेटी को, है ना, अपना डिसएग्रीमेंट, और ऑडिट कमेटी उनके डिसएग्रीमेंट से सहमत नहीं है, तो बीओडी क्या बोलेगा, भाड़ में जाओ तुम, लॉ ने मुझे सुपीरियर बोला है, तो मैं अपने रिकमेंडेशन किसको दे रहा हूं, कहां पर, मतलब अगर दोनों में डिसएग्रीमेंट हुआ तो हु विल बी सुपीरियर, बोर्ड ऑफ, बट रीजन फिर से बोल रहा हूं मैं, आपके रीजन जस्टिफाइड होगा, क्या आप मना क्यों कर, बोले मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, अबे लॉजिक नहीं है, मुझे उसका धर्म पसंद नहीं है, मुझे उसका, मुझे जेंडर पसंद नहीं है, सब लॉजिक नहीं है, मजा नहीं है उसमें। हाँ ये बोल सकते हो बहुत नई फर्म है, नए लड़के हैं, मत करो, बहुत पुरानी फर्म है, मॉडर्नाइज नहीं है, पुराने तरीके से, दीज आर द जस्टिफाइड रीजन, अरे उसमें से 2-3 को जेल हो चुकी है, 4-5 के लाइसेंस कैंसिल हो गए, दीज आर द रीजंस, समझ रहे ना यार। मत लेके आ अपने ऑडिट करने के लिए, अपनी फैक्ट्री है, यहाँ पूरे मर्द काम करते हैं, फॉर्म में पूरी औरतें हैं, मे बी द रीजंस, समझा। और हर कंपनी में ऑडिट कमेटी होगी ऐसा जरूरी, लिस्टेड में होगी, फिर कुछ क्राइटेरिया है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, सही है ना। अब मेरे सवाल का जवाब दो, अगर हर कंपनी में ऑडिट कमेटी जरूरी, who will appoint board on rule 3, एग्री, अरे बोलो, तो एक बार रिपीट कर लो फटाफट, फटाफट रिपीट करो। अगर आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना है और आप एलिजिबल कंपनी हो टू अपॉइंट ऑडिट कमेटी, तो जल्दी बताइए वो नाम क्या करेगा, इसका, फिर किसको देगा, पोस्ट नाम को क्या करेगा, अगर वो एग्री कर गया रिकमेंडेशन तो वो नाम किसको भेजेगा, कहां पर, क्या पास करेंगे, अगर 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 वो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को क्या कर गया, डिसएग्री, तो वो रेफर बैक करेगा, बोलेगा मुझे ये नाम पसंद, उसको वो रेफर बैक करना पड़ेगा विद रीजंस, और ऑडिट कमेटी बोलता है मेरे को भी तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई, मैं तो यही नाम रखूंगा, तो फिर किसकी बात मानी जाएगी, बीओडी किसको भेज देगा, तो दोनों डिसएग्री कर गए तो बीओडी विल प्रिवेल। आपको याद कर लो, आप बताइए नॉन गवर्नमेंट कंपनी में रजिस्ट्रेशन से कितने दिन में अपॉइंट करना है, नॉन गवर्नमेंट 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, अगर 30 दिन में नहीं किए तो अगले 90 दिन में मेंबर अपॉइंट करेंगे ईजीएम में, अरे लिखा तो है, गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी अपॉइंट करेंगे रजिस्ट्रेशन से 60 दिन में, उन्होंने नहीं किया तो बीओटी अपॉइंट करेंगे 30 दिन में, उन्होंने भी 30 दिन में नहीं किया तो मेंबर्स करेंगे 60 दिन, 60 ऐसे याद रखो यार, सही है। पहले मेरे को बताओ अपॉइंटमेंट का सेक्शन देख लो, 139(5) है, 6 है कि 7 है, देखो 6 का है नॉन गवर्नमेंट और 7 का है गवर्नमेंट, याद कर लो। 141(3) क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा अपन ये जो पढ़ रहे थे कि 30 दिन 60 दिन, ये पहले ऑडिटर की बात होगी, पहला ऑडिटर कब तक अपॉइंट रहेगा, टिल द, इसके बाद कौन अपॉइंट होगा, सब्सिक्वेंट, फिर वो कहां तक रहेगा 6 डेट, वही नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में तो हर साल नया अपॉइंट होगा, कितने दिन में अपॉइंट होगा, एजीएम खत्म होने के अगले 180 दिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, सही है ना। अरे बोलो, ये हो गया अपना, क्या बोल रहा है बोलो, बोलो कुछ बोलना किसको, अरे किसका फोन उठा रहा था, क्या फोन था, हाँ वो तो पता है ना, तो एम्प्लॉइड है ना, अगर ग्रुप में कोई चीज आई है तो उसको तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, क्या बोल रहा है, सॉरी, हाँ हाँ, तो इसलिए तो मैंने पढ़ा है ना, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया ना, क्या बोल रहा है यार, बोल, बोलो बोला कृष्णा भाई, अपॉइंटमेंट के पहले क्या क्या चेक करना चाहिए ऑडिटर का,
हाँ वो लिखा है ना वहाँ, तो बहुत पढ़ मत देख के बोलना। क्वालिफिकेशन में CA प्लस COP, और वो डिस्क्वालिफिकेशन के कांड करके तो नहीं बैठा है, ठीक है। और क्या लिखा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मतलब क्या होगा, अगर उसके खिलाफ कोई केस चालू है और अभी तक उस पर कोई जजमेंट पेंडिंग है ना, ये कौन लेते हैं, ये पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कौन लेता है आप पे डिसिप्लिनरी, नफरा लेता है, ये सेबी लेगा या NCLT लेगा, NFRA भूलना मत, पढ़ेंगे उसके बारे में। क्या होता है डिसिप्लिनरी एक्शन, एज ए CA जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा हो, कुछ गलत काम कर रहा होगा, सर्टिफिकेट छीन लेंगे, उसे कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट, या उस पर अभी केस चल रहा होगा, पेंडिंग होगा। अच्छा CC क्या होता है CC, क्या बोल रही भाभी, हाँ रिटर्न कंसेंट लिखा तो है, पक्का वही लिखा है, कंसेंट सर्टिफिकेट बोलेंगे। कंसेंट सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखवाओगे, चलो बोलो क्या लिखवाने वाले हो तुम उनसे, कि मैं और मेरी फर्म इज एलिजिबल फॉर एंड नॉट फॉर, मतलब 141 का 3 कुछ भी नहीं है हमारे में, है ना, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स, मुझे अपन ने ऊपर पढ़े ऑडिट कमेटी फलाना ढमकाना, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन लिमिट्स, वो जो 3 पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। अगर 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 इन लोगों के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स है, कानूनी कार्रवाई चल रही है इनके खिलाफ या इनकी फर्म के खिलाफ या इनकी फर्म के किसी, विथ रिस्पेक्ट टू द, मतलब पर्सनल वाली नहीं, उसका झगड़ा कहीं हो गया, इसका मतलब एज ए CA कुछ गड़बड़ किया आपने, अभी पेंडिंग है आपके खिलाफ, तो बोल रहा ये बात आपको टाइम है अपने सही तरीके से, तभी हम आप तो मतलब वो बोल रहा है कि सर अगर कुछ पेंडिंग है तो मेरे को अपॉइंट कर लोगे, बोल तो रहा है, अगर हम जस्टिफाइड, अगर तुमने जस्टिफाइड कर दिया कि देखो मेरा 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 किरदार साफ रहा है 20-25 साल से, एक छोटी सी कंप्लेंट हुई है तो मैं निपटा दूंगा, ये तो होते रहती है CA के खिलाफ, ये रिटर्न कंसर्ट में दे, ठीक है। अब आज के लिए काफी है, नोट्स अंदर ना रखते हुए शुरुआत से लेकर एंड तक नोट्स को पढ़,